नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है और भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता, अधिकारी, बड़े नेता सभी कमर कसकर तैयार हैं। और जिस तरह से भाजपा की तीसरी लिस्ट आई है और अब चौथी का इंतज़ार है, ऐसा लग रहा है कि चौथी लिस्ट में कुछ चौंकाने वाली बातें फिर से हो सकती हैं, जैसे तीसरी लिस्ट में आई थी, दूसरी में आई थी, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर और प्रहलाद पटेल जी को मैदान में उतार दिया। अब लगता है कि आगे क्या होने वाला है, इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। इस वक्त हम मनासा विधानसभा क्षेत्र में हैं और अनिरुद्ध माधव मारू जी, जो यहाँ के भाजपा के विधायक हैं, बहुत सीनियर विधायक हैं, उनके साथ में हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आगे की रणनीति मध्य प्रदेश की क्या हो सकती है और ख़ास तौर पर उनके क्षेत्र में क्या स्थिति है और यहाँ की जनता क्या चाहती है। अनुज जी, बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यही कि मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं कि जिस तरह से दूसरी लिस्ट में चौंकाने वाली बातें आई और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा की जो रणनीति है केंद्र से संचालित हो रही है, अमित जी और नरेंद्र मोदी जी सीधे मध्य प्रदेश को देख रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है चौथी लिस्ट में क्या होने वाला है? दूसरी लिस्ट में चौंकाने जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है जहां पूरी ग्राउंड की रिपोर्ट्स, पब्लिक का मूड और जीत का जुनून, इन सब को ध्यान में रखते हुए कुछ भी संभव है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ कैडर में ही सब काम होता है। तो जब सब वरिष्ठों की सलाह हुई होगी, जब पूरी रिपोर्ट्स ग्राउंड से गई होगी कि हम कैसे सीट को जीत सकते हैं, उस आधार पे उन्होंने सारे नाम जारी किए। और निश्चित रूप से कोई भी युद्ध लड़ना है तो आपको सभी सेनापति उतारना ही चाहिए। आप जिसे जीत का जुनून कह रहे हैं, कांग्रेस उसे घबराहट कह रही है कि इस घबराहट इतनी है मध्य प्रदेश को लेकर के आप अपने वजीर जो हैं, बड़े नेता हैं, उनको छोटी छोटी सीट पर उतार दिया और वहाँ उतार दिया जहाँ पर कांग्रेस की सीट है, भाजपा हार चुकी है और बड़े अंतर से कई सीटों पर हारी है। तो ये घबराहट है या वाकई जीत का जुनून है? इसमें घबराहट कहाँ है? आप जिनको मान रहे हैं, कांग्रेस जिनको मान रही है कि हमारी अच्छी सीटें हैं और हम काफ़ी अंतर से जीते हैं, वहाँ हमने दिग्गज उतारे हैं, तो हम लड़ने की स्थिति में हैं। और कांग्रेस चूँकि बहुत कमज़ोर हो चुकी है, कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है, और इसलिए जब दिग्गज उतरे तो घबराहट तो उनमें पैदा हुई है। भाजपा में घबराहट कहाँ है? घबराहट तो कांग्रेस में है कि इनने सब दिग्गजों को उतार दिया, हम कैसे सामना करेंगे। कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो विभिन्न योजनाएं भाजपा ने, शिवराज जी ने लागू की हैं, लाडली बहना योजना हो या किसानों का जो कर्ज है, कर्ज का ब्याज है वो माफ़ी की योजना हो, युवाओं के लिए कोई योजना हो, कर्मचारियों के लिए कोई योजना हो, उनका कहना है कि 3.5 साल निकल गए और अब चूँकि जब चुनाव हैं तब ये योजनाएं लागू की गई हैं, तो घबराहट है कि कहीं ये वोट खिसक ना जाए, इसलिए उनको कब्जे में करने के लिए सब चीज़ें की जा रही हैं। ये जितनी घोषणाएँ हुई है भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र में या भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं थी, लेकिन जनहित में योजनाओं को लागू करना आय के हिसाब से ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है। कांग्रेस ने की घोषणाएं तो, और 15 महीने की सरकार में उनने कोई वादा पूरा नहीं किया, तो झूठ तो कांग्रेस साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई वादा नहीं किया और योजनाओं को लाभ देना शुरू किया लोगों को। तो ये जनहित के काम करने की जो हमारी आदत है, हमारी पार्टी का जो सोच है, अंत्योदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। तो उसी तारतम्य में सारी योजनाएं माताओं बहनों को भी लाडली बहना के नाम से हम लोग सम्मानजनक स्थिति में लेकर आए। लाडली लक्ष्मी के माध्यम से हमने बेटियों को स्थान दिया। रोजगार के लिए हमने सीखो कमाओ योजना को शुरू किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो रोजगार युवकों के लिए भी उन्होंने योजना शुरू करी, किसानों को देना शुरू किया। तो ये सारी योजनाएं जनहित की योजनाएं हैं। इसमें चुनाव की दृष्टि से लेकर हम कैसे भी गिने उनको, लोगों को लाभ देने का हमारा काम है, लोगों को लाभ देने का हमारा सोच है, उसमें हम काम कर रहे हैं। घोषणाएं तो कांग्रेस करती है जिन पे अमल नहीं करती। अनुज जी, आप चूँकि बहुत वरिष्ठ हैं और लंबा समय आपने देखा है राजनीति में, भाजपा में लंबा समय देखा है। एक वर्ग है अमीर वर्ग, जिसे कोई समस्या नहीं है, हर तरह से उसका काम हो जाता है। एक जो छोटा वर्ग है, निम्न वर्ग है, उसे भी फ्रीबीज के नाम पर बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन जो मीडियम क्लास है उसका ये दर्द है कि
फ्रीबीज देना, मुफ्त में बांटना, रेवड़ी देना, ये कहाँ तक उचित है और ये कहीं उस वर्ग में असंतोष जैसी बात है, तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये सोच का फर्क है। जिनको जरूरत है उनको मदद मिल रही है, अमीर वर्ग को मदद की जरूरत नहीं है। जो मिडिल क्लास है, जो बीच का तबका है, बाजार में पैसे का फ्लो होगा तो उनकी दुकानें चलेंगी, उनके व्यवसाय चलेंगे, उनके व्यापार चलेंगे। आज सारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, जिस स्तर पे ग्रो कर रहा है। आज लोगों का स्तर बढ़ा है ना, आय का स्तर बढ़ा है, बाजारों में भीड़ बढ़ी है, तो किसकी वजह से? जो खर्च करने वाला तबका है उसके हाथ में जब पैसा जा रहा है, सरकार उसको पैसा दे रही है, वो मार्केट जाता है, वो खर्च करता है, आपके घर उससे चल रहे हैं। अगर ये पैसा नहीं आता तो आप कल्पना कीजिए कि बाज़ारों की क्या हालत होती। सीजनल बाज़ार चलते थे हमारे, आजकल 12 महीने बाज़ार चलते हैं। उसका मूल कारण है कि उन गरीबों को पैसा मिल रहा है जिनको ज़रूरत है, और इसीलिए वो बाज़ार में पैसा खर्च कर रहे हैं और आपके घर चल रहे हैं। आप उसको पैसे के फ्लो को उस हिसाब से अगर काउंट करेंगे कि वो पैसा आपके पास ही आ रहा है, उनको दे रहे हैं, आपके पास रहा है, रोटेशन आपका हो रहा है, कमाई आपकी बढ़ रही है। और इसलिए ये सोच ही गलत है कि मिडिल क्लास तो सबसे ज़्यादा मज़े में आया कि आज उसकी दुकानदारी जो सीजनल चलती थी वो साल भर चलने लगी, तो ऑटोमेटिकली उसके घर की स्थिति बदल गई। मनासा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चूँकि पिछला चुनाव तो आप बहुत अच्छे अंतर से जीते थे, मुझे लगता है मध्य प्रदेश सबसे, शायद मनासा की सबसे बड़ी जीत थी, ऐतिहासिक जीत थी। उसके बाद में जब आप विधायक बने और ये पिछले जो समय बीता है, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण काम आपने किए हैं जो आप रेखांकित कर सकते हैं इस वक्त की आम जनता के लिए मैंने ये किया है? मैं मनासा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से लगभग 4000 करोड़ की योजनाएं लेके आया। 1800 करोड़ की हमारी पेयजल योजना है जिले के लिए, उसमें मैंने प्रयास किया था सारा। 1208 करोड़ की हमारी सिंचाई योजना आ रही है जिसमें मनासा तहसील का हर खेत पानी पिएगा, वो एक बड़ी व्यवस्था हुई। 20 करोड़ का मैं हॉस्पिटल लेके आया, सिविल हॉस्पिटल करवा दिया मैंने 100 बेडेड, वो एक बड़ी उपलब्धि है। CM राइज स्कूल हमारा 37 करोड़ का लगभग बन के तैयार है, वो एक बड़ी उपलब्धि थी। ITI का भवन हमारी उपलब्धि है, कॉलेज की बिल्डिंग हमारी उपलब्धि है। मनासा में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बन रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जो पूरे मध्य प्रदेश में इतना बड़ा स्विमिंग पूल नहीं है, वो मनासा में बन रहा है। एक स्टेडियम बन रहा है यहाँ पे। रामपुरा जब डूब में आया था, जब मुख्यमंत्री नहीं थे माननीय शिवराज जी, तब वो आए थे वहाँ पे दौरा करने। वो पानी जो भरा था उस पाल को फिर से नया बनवाने के लिए 14 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने से लेकर आया था मैं। ऐसी अनेक योजनाएं, लगभग 150 खेत सड़कें मेरे यहाँ बनी नरेगा के माध्यम से। 250 करोड़ की लगभग दूसरी सड़कें बन चुकी, डामर रोड मेरे यहाँ नई। जितने डैम यहाँ आवश्यक थे इस तहसील में, जितने पुराने नेताओं की घोषणाएं थी, जितने पत्थर लगाए हुए थे, वो सारे डैम मैंने स्वीकृत करा के चालू करा दिए। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि मनासा के लिए हुई है। आज मनासा तहसील एक संपन्न तहसील, एक डेवलप्ड तहसील आप कह सकते हो। आप किसी गांव में जाएंगे तो आपको उसकी एंट्री से समझ में आएगा कि गांव वास्तव में विकसित हुए हैं, यहाँ काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ये आपको प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा। जो लिंक रोड है यहाँ के, आपने सड़कों की आपने बात की कि आपने काफ़ी कुछ काम किया है। निश्चित रूप से इस शहर की सड़कें बहुत अच्छी हैं, लेकिन गांधी सागर से लेकर जो मनासा की सड़क है वो बहुत ख़राब है। हो सकता है कि उसके आसपास की सड़कें ख़राब, तो बाहर की सड़कों पर काम क्यों नहीं हो पाया? मनासा में आप और किसी भी दिशा से अंदर आएंगे या इस इलाके में कहीं भी घूमेंगे, भले आप मंसूर रोड पे चले जाएं, नीमच रोड पे चले जाएं, हमारे कंजाड़ा रोड पे चले जाएं, गांधी सागर रोड पे चले जाएं। अब वो गांधी सागर वाला एरिया चूंकि फॉरेस्ट की वजह से सारा विवाद में पड़ा हुआ था, और अब फॉरेस्ट से भी क्लियरेंस हो गया है, उसके रिपेयरिंग के टेंडर तो हो चुके हैं, लेकिन उसकी DPR बन रही है हमारी नीमच से झालावाड़ की 4 लेन की। ये 4 लेन जब बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, मेरे ख्याल से चुनाव बार ये इस पर आ जाएगा टेंडर पे, तो जब 4 लेन बन जाएगा तो फिर काफ़ी सुविधा हो जाएगी निश्चित रूप से। मेरे हिसाब से सड़कों के मामले में जितना रिच हमारा मनासा और ये नीमच जिला है, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सड़कें यहाँ बनी हुई हैं। आप किसी गांव में चले जाएं, आपको एक गड्ढा नहीं मिलेगा कहीं भी। तो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि क्षेत्र के लिए। मनासा में अगर वोटर संख्या की हम बात करें तो जिसमें किसान और व्यापारिक वर्ग का ज़्यादा आधिपत्य रहता है, बहुल रहता है। किसान जो है चूँकि बहुत लंबे समय से अभी बारिश में गैप हुआ, उनकी सोयाबीन की फसल ख़राब हो गई, और कांग्रेस ने कई नेताओं ने जो है आंदोलन भी किए कई जगहों पर। किसान ऐसा लगता है कि परेशान है, और ये भी आरोप है कि अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, तो पैसा जब सर्वे नहीं हुआ है तो उनके साथ में क्या होगा, उन्हें मुआवजा कैसे मिलेगा? क्या कारण है? अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं, पटवारी चूँकि हड़ताल पर हैं, डिले कहाँ पर है?
किसान मेरे हिसाब से तो कोई बहुत परेशान नहीं है। बारिश में गैप जरूर हुआ, लेकिन जिनकी फसलें लेट थी उनके बहुत अच्छी सोयाबीनें हुई हैं, बहुत अच्छी फसलें हैं। आज बहुत सारे किसान खुश हैं। और बाकी जिनका नुकसान वास्तविक रूप से हुआ है, तो कोई भी सर्वे अनावरी के समय पे किया जा सकता है, क्योंकि जब तक फसल कटेगी नहीं तब तक आप कैसे अंदाज लगा के सकते हैं कि कितना नुकसान इसमें हुआ है। तो नुकसानी का परसेंटेज तो जब फसल कटती है, फसल कटना शुरू हुई है, अनावरी का काम चल रहा है। जिन क्षेत्रों में नुकसान हुआ है तो किसान को ये भरोसा है कि मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो फसल बीमा निश्चित मिलेगा। हर हाल में बीमे का पैसा उनके हाथ में आएगा, तो ये निश्चिंता तो किसान को है। इसलिए टाइमिंग हो सकता है वो अभी परेशान हो रहा हो, लेकिन उसको ये विश्वास है कि मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, हर हाल में मुआवजा मिलेगा, हर हाल में बीमा मिलेगा। 2013-2018 के जो चुनाव थे, उसके पहले के जो चुनाव थे, इस बार का चुनाव को लग रहा है कि कुछ बहुत अलग तरह से हो रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज की हम बात करें या मंत्री की बात करें, विधायक तौर पर बात करें, तो पता नहीं होता है क्या हो जाएगा। तो ये क्या इससे कहीं कोई मन में आक्रोश पैदा होता है कि नहीं, अभी तक तो सब कुछ चल रहा था ठीक, लेकिन अब सब छोर जो हैं वो दिल्ली में हो गए हैं, तो कहीं कोई इसके कारण कोई फ़र्क पड़ना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास दिल्ली पे है, और जो निर्णय दिल्ली से होते हैं उन पे पूरा विश्वास है हमारे को। वहाँ से अच्छे निर्णय होंगे, और ये मान के चलना चाहिए कि सारा फिल्ट्रेशन होने के बाद बड़े रिफाइंड निर्णय वहाँ से आते हैं, तो उन निर्णयों पर कोई शक नहीं कर सकता कि इनमें कहीं गलती हुई है। और सरकार तो हर हाल में बनेगी, कोई ऐसा वातावरण कहीं नहीं है। बीच में ऐसा फैलाया गया था कि सरकार नहीं बनेगी, सीटें नहीं आ रही है, लेकिन आज ये स्थिति बिल्कुल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो लाडली बहना वाली योजनाएं थी, जो गैस टंकी वाली योजनाएं थी, अब लाडली बहना आवास योजना उन्हें चालू कर दी, ऐसी अनेक चीज़ें। तो इन सब की वजह से निश्चित रूप से माहौल बदला है, लोगों में फिर विश्वास जागृत हुआ है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप सोचें कि 2003 में जब सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, तब प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी। आज 45 लाख हेक्टेयर में तो हम सिंचाई कर रहे हैं, और 2 साल बाद ये 65 लाख हेक्टेयर पे आंकड़ा जाएगा। तो कल्पना करें कि कितनी आय किसानों की बढ़ी है। उस समय बिजली नहीं मिलती थी तो उत्पादन नहीं होता था। आज 10 घंटे खेत की बिजली मिल रही, 24 घंटे घरों की लाइट चालू है। तो निश्चित रूप से लोगों को आराम मिला है, किसान को राहत मिली है कि आज उसका उत्पादन कितना बड़ा है, वो किसान से सीधा आप जान सकते हैं कि उसका उत्पादन कितना बड़ा। आज मंडियों में जगह नहीं है पाँव रखने की, वेयर हाउसेस में जगह नहीं है माल रखने की, किसान के घर में जगह नहीं होती माल रखने की। इतना परिवर्तन आया है माहौल में। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच का परिणाम है जो आज इतनी संपन्नता बढ़ी है। हम एजुकेशन की बात करें, स्कूलों में, गाँव में जो प्राथमिक स्कूल हैं उनकी बात करें, तो स्थिति तो निश्चित रूप से हम खराब है, उसे हम अच्छी नहीं कह सकते, बहुत काम करने की आवश्यकता है। लेकिन मनासा में क्या आप विधायक बनने के बाद में आपने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ योजना आपके प्लान की? शिक्षा के क्षेत्र में जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यहाँ PM श्री विद्यालय आए हैं, तो लगभग 4 विद्यालय वो आए हैं, उन पर काम शुरू कराया हमने, वो अलग अलग क्षेत्रों में। और ऐसा ही हमारा CM राइज स्कूल, ऐसे हमारी, मैंने अभी एक स्पेशली माइनिंग से मुझे जब शिकायत मिली कि बहुत सारे स्कूलों की छतें ख़राब हैं, और ये सभी स्कूल तत्समय बने थे ये जब कांग्रेस की सरकार यहाँ थी। पैसा तो केंद्र से आया था, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पैसा हमने दिया, लेकिन यहाँ जिन लोगों ने ये बिल्डिंगें बनवाई थी वो निश्चित रूप से 10 साल में ख़त्म होने की स्थिति में आ गई, 15 साल में। उन सभी भवनों को मैंने वाटर प्रूफिंग के लिए स्पेशली माइनिंग से करीब 55 लाख रुपए जारी करे हैं। अभी बहुत जल्दी उनमें काम शुरू होगा, तो यहाँ की बिल्डिंगें तो मैं सारी ठीक करा दूंगा। बाकी एजुकेशन का स्तर हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। बच्चे सरकारी स्कूलों से इतने आगे जा रहे हैं कि जिसके आंकड़े उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से यहाँ की एजुकेशन का लेवल अच्छा है। अमृत जी, सर्वे में चूंकि आपका भी नाम प्रमुख रूप से अब लिया है, हालांकि विधायक रहे, आपने काम भी करवाया है, लोगों के बीच में आप जाना पहचाना चेहरा हैं, लेकिन इस बार यदि आपको टिकट मिलता है तो क्या योजनाएं हैं भविष्य को लेकर के आप आम जनता के सामने जाएंगे? क्योंकि अभी तो काम काफ़ी कुछ किया है, लेकिन आगे भी योजनाएं होंगी। मैं उसके बारे में बताऊँ आपको। चूँकि मैं टेक्निकल आदमी हूँ, इंजीनियर हूँ, तो मेरा अपना एक अलग विज़न है। सबसे पहले मेरे को जब अवसर मिला तो मेरे को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए था। सड़कें अच्छी हो, खेतों की सड़कें हों, यहाँ बाकी सारे सिस्टम ठीक हों, बाकी सुविधाएं डेवलप हो जाएं, ताकि लोग यहाँ से माइग्रेट नहीं हों। अब मेरा जो टारगेट है, नेक्स्ट जनता मुझे अवसर देगी, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है, और पार्टी भी अवसर देगी। तो अगला मेरा जो प्लान है एजुकेशन को लेकर और इंडस्ट्री को लेकर,
ये 2 काम पे मैं पूरा फोकस करूँगा कि यहाँ छोटी इंडस्ट्री डेवलप हो। मैं बड़ी इंडस्ट्री के पक्ष में कभी नहीं रहा। छोटी इंडस्ट्री ऐसी हो जो हमारा किसान भाई का एक बच्चा भी है तो वो अपनी इंडस्ट्री लगा के अपने घर से भी कारोबार शुरू करे, खुद पैदा करे, खुद प्रोसेस करे और खुद बेचे। चूँकि हमारा 8 लेन बन चुका है तो हमारी अप्रोचेस बहुत अच्छी हो गई। हमारा एक 4 लेन बन जाएगा तो उससे अप्रोच अच्छी हो जाएगी। हमारा इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है तो यहाँ की फसलों के प्रकार बदलेंगे, निश्चित रूप से नई फसलें आएगी। हम 3 और 4 फसल तक ले पाएंगे। जब वो आएगा तो फिनिश गुड आपको कहीं भेजना पड़ेगा बाहर, आपको रॉ गुड जो कच्चा माल होता है उसको भी भेजना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि किसान का बेटा उसी में इन्वॉल्व हो, वो इंडस्ट्री भी लगाए, वो खेती भी करे और वो इस तरह के काम शुरू करे। एक टारगेट ये है। दूसरा, एजुकेशन में मैं चाहता हूँ कि बच्चे यहाँ से बाहर नहीं जाएं तो उनका अनावश्यक खर्च बचे। मेरी एग्रीकल्चर कॉलेज की प्लानिंग है, भविष्य में कोई बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ है और भी दूसरी फैकल्टीज़ लेकर, ये सारी प्लानिंग तो है। एक हमारी बंजारा समाज यहाँ बहुत बड़ा है, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग मैंने कर रखी है। चूँकि 15 महीने कोरोना कमलनाथ सरकार में चले गए, 2 साल कोरोना में चले गए, मुझे सर काम करने का तो 1.5 साल मिला है। तो मेरी एक बड़ी योजना उनके लिए कि हमारे यहाँ का बंजारा समाज पूरे भारत भर में कंबल बेचने जाता है। तो कंबल पानीपत से लाता है और कहीं से व्यवस्था करता है, इधर से उधार लिया है, उधर से उधार लिया है, रकम गिरवी रख के वो पैसे दे के माल लाता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कोऑपरेटिव सेक्टर में एक बड़ा यूनिट यहाँ खड़ा हो जाए जिसमें 1000-2000 लोगों को रोज़गार भी मिल जाए और यहीं से उनका व्यापार व्यवसाय चलता रहे और उन्हीं लोगों की कम्युनिटी उस पूरे प्लांट को संचालित करे ताकि उसका मुनाफा भी उनको मिले। ये एक बड़ी प्लानिंग मेरे दिमाग में है। निश्चित रूप से करूँगा, मेरे को अवसर मिलेगा, हर हाल में इस पर काम करूँगा। क्योंकि एक बार मैं अपने दिमाग में जो बिठाता हूँ, जो मैं सोच बनाता हूँ, मैं उस पर काम जरूर करता हूँ। अनिल जी, मध्य प्रदेश में कितनी सीटों की उम्मीद आप कर रहे हैं? मेरे हिसाब से कम 140 से 150 सीट मध्य प्रदेश की आना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है तो निश्चित रूप से सीटों में बढ़ोतरी होगी, ऐसा मेरा मानना है। और जितनी योजनाएं जनहित की लागू हुई है और जिस तरह से पूरा 5 साल का शासन, 3.5 साल का शासन हमारा चला है, तो निश्चित रूप से लोगों में विश्वास भी पैदा हुआ, माहौल बदला है, वातावरण बदला है। तो 150 सीट के आसपास जाना चाहिए। और आप पिछली बार 26,000 जीते थे आप, तो इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? वो आप उस पर स्टेबल रहेंगे या बढ़ोतरी की उम्मीद है? आप इसको डबल करके देख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जैसा मैंने यहाँ काम किया, बहुत ईमानदारी से मैंने काम किया लोगों का, हर व्यक्ति को मैंने कहीं न कहीं राहत देने की कोशिश करी, हर समाज से मैंने अच्छे संबंध बनाए, हर समाज को कहीं न कहीं लाभ दिया और लोगों के लिए लगातार काम करता रहा। मैं ट्रांसपेरेंसी भी खूब रही और बड़ी बड़ी योजनाएं जो आज तक कोई नहीं ला पाया। पिछले 60 साल पहले जब गांधी सागर बना था हमारा और हमने 34,000 हेक्टेयर भूमि खोई थी, तब के नीति नियंत्रणों ने कभी भी हमारे लिए सोचा नहीं कि इस क्षेत्र की ज़मीनें डूब रही तो इनको एक बूंद पानी मिल जाए, पीने को मिल जाता हमारे को सिंचाई के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। पहली बार जब मैंने विधानसभा में ये बात उठाई और मुख्यमंत्री जी ने दोनों योजनाएं स्वीकृत करके एक ही साल में दी मेरे को, तो निश्चित रूप से इसका लाभ लोगों को मिलेगा और आम व्यक्ति खुश है उन योजनाओं से। और बाकी हमारी लाडली बहनाएं तो बहुत खुश हैं यहाँ पे। निश्चित रूप से इतना बड़ा परिवर्तन आया उनकी लाइफ में, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है, पैसा भी मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कम से कम 52,000 वोट आना चाहिए जीत के। और हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा जी धन्यवाद। तो अनिरुद्ध माधव जी से बातचीत हुई। मनासा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और सरकार की वापसी को लेकर बहुत आशान्वित हैं और खुद को लेकर भी बहुत आशान्वित हैं। पिछली बार 26,000 वोटों से जीते थे, इस बार डबल की उम्मीद कर रहे हैं। बहरहाल ये उम्मीद कितने प्रतिशत, किस मायनों में और किस तरह से साकार होती है, सफल होती है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।